हेलो दोस्तों। आज हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, 2020 इवन में। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ना रिपीट होता है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आप कह लीजिए, जब आप पेपर का तैयारी कर रहे होते हैं तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। कई कई बार तो ऐसा होता है कि जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है ना। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखें और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा कॉपी मिलेगा, मतलब सेम रिपीटेड ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आपको मिलेगा। तो ज़रूर एक बार प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव करके जाएं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम से पहले आप करके जाएं, है ना। तो देखिए, ऑप्शन और क्वेश्चन एक है, काउज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन आर। तो नेग्लिजेंस, इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेग्लिजेंस और इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन दोनों जो होता है ब्रेकडाउन के रीज़न हो सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो सकता है। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है कंडक्टर के ऊपर, उसका जो थिकनेस होता है वह थिकनेस किस हिसाब से, मतलब किस पे डिपेंड करता है, करंट पे या वोल्टेज पे, ये देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, करंट रेटिंग, ऑप्शन बी वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेटिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग पे क्या होता है, इंसुलेशन कितना मोटा देना चाहिए, थिकनेस जो समझ लीजिए, या पतला देना चाहिए, ये डिपेंड करता है। क्लियर है? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज फैटल टू टच ए लाइव वायर एज। मतलब घातक हो सकता है, जो लाइव वायर होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है वह घातक होगा। क्यों? तो ये देखिए, द वोल्टेज मे काउज बर्न टू द स्किन, it will cause flow of current through the body, the current may cause burn to the skin or inside the body, it may cause damage to the heart and nervous system। देखिए, फैटल इसलिए होता है कि करंट जो होता है शरीर के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इट विल काउज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। आइए देखिए, क्वेश्चन 4 में देखिए, ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो जो मोटर सर्किट में आप फ्यूज लगाया जाता है उसमें, मतलब वो फ्यूज किस प्रकार से, किससे कह लीजिए, मोटर को प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी ओवरलोड, ऑप्शन सी ओपन सर्किट, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या होता है, फ्यूज जो होता है एक्सेसिव करंट से प्रोटेक्ट करता है। क्या होता है? एक्सेसिव करंट अगर फ्लो करने लगे किसी भी सर्किट में या इक्विपमेंट में, तो उससे क्या होता है कि फ्यूज प्रोटेक्ट करता है। रात एक्सेसिव करंट, जब उसका जो रेटेड करंट होता है कह लीजिए, रेटेड करंट से अधिक करंट अगर फ्लो करने लगेगा तो जो वायर होता है, फ्यूज में जो वायर लगा हुआ होता है वो मेल्ट कर जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड। देखिए, शॉर्ट सर्किट होगा तब भी एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, और जब ओवरलोड अधिक लोड होने लगेगा तब भी एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से क्या करेगा? फ्यूज सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, while you are using a fire extinguisher containing CO2, what happens to the nozzle? जब आप CO2 का इस्तेमाल करते हैं एज एक्सटिंग्विशर, तब नोजल जो होता है वो नोजल के साथ क्या होता है या नोजल में क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, पहले तो आप ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि CO2 का इस्तेमाल जो होता है इलेक्ट्रिक फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए होता है, मतलब उसको बुझाने के लिए होता है, और क्लास बी के लिए भी यूज होता है ना, क्लास बी के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, इट बिकम्स extremely hot, it becomes warm, it becomes slightly cold, it becomes extremely cold। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जब आप CO2 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जो नोजल लगा हुआ था ना, वो नोजल काफी कोल्ड हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ अ केबल इज मेजर्ड। इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है केबल का, मेजर किया जाता है किसके थ्रू? बाय द व्हाट टाइप ऑफ मीटर कहा जा रहा है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आ गया
क्लैंप ऑन, क्लिप ऑन नहीं, ये हो जाएगा क्लैंप ऑन मीटर, ये हो जाएगा क्या, क्लैंप ऑन मीटर। तो क्लैंप ऑन मीटर का इस्तेमाल जो होता है ना, वर्किंग कंडीशन में आप करंट वोल्टेज मेजर करने के लिए कर सकते हैं, है ना, ऑपरेशन के दौरान कह सकते हैं, बिना ऑफ किए हुए कह सकते हैं, सप्लाई सर्किट में सप्लाई है उस टाइम में आप करंट मतलब करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम में आप करंट वगैरह मेजर कर सकते हैं। लक्स मीटर है, ये इल्यूमिनेशन मेजर करने के लिए होता है। और ऑप्शन सी मेगर, ये इंसुलेशन के लिए होता है, किसके लिए, इंसुलेशन के लिए, है ना। और ये अर्थ मेगर है, मतलब अर्थ के लिए कह सकते हैं, अर्थ मेगर है, ये भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अर्थ का रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेगर। मेगर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए को इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ अ केबल मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, साइज, ऑप्शन बी एज, उसके बाद लोकेशन, ऑप्शन डी ऑयल यूज्ड, ठीक है। तो देखिए, साइज पे भी मतलब रहेगा, ये भी साइज है, अगर ज़्यादा टाइम मान लीजिए साइज अगर बड़ा है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस साइज अधिक कह लीजिए, कोई भी मशीन है उसका साइज ज़्यादा है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल भी हम उसी हिसाब से करेंगे ना, कि और उसमें टाइम भी लगेगा मेंटेनेंस करने में। एज मतलब कितना पुराना क्या यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। और लोकेशन मतलब कहाँ पे लगा हुआ है, ऑयल यूज किस प्रकार का ऑयल किया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑयल यूज्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल यूज। ये मच मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, आइए। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट, है ना, एम्स एट कहा जाता है कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हम लोग क्यों करते हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें है लेस आइडियल टाइम, और बी है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है जीरो टाइम डाउन टाइम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, ठीक है। देखिए, इसमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किया जाता है। देखिए, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो अगर आपको याद हो तो आप खुद से आंसर इसका कर सकते हैं। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है कि मान लीजिए कि कुछ इंडस्ट्री ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्री है कि ऐसा समझ लीजिए कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रन करना होता है, मतलब रन करने का मतलब उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करने की आवश्यकता होती है, और किसी दूसरे टाइम पे कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा प्रोडक्शन करना। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कोई हौजरी की बात करें, ठंडे के टाइम में आप जानते हैं कि स्वेटर स्वेटर का ज़्यादा डिमांड रहता है, और गर्मी के टाइम में क्या होता है, स्वेटर का डिमांड कम रहता है ना। गर्मी के टाइम में स्वेटर का डिमांड कम रहता है, तो जो होजरी मिल होगा जहाँ पे कि स्वेटर का फैक्ट्री होगा मान लीजिए बनाया जाता है, तो ठंड के टाइम में उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अधिक होना चाहिए प्रोडक्शन, तब तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करेगा तब तो क्या करेगा वो, डिमांड को रीच कर पाएगा। और गर्मी के टाइम में प्रोडक्शन नहीं चाहिए तो बंद भी करके रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा कि इसको मतलब जब गर्मी का टाइम आएगा तो इसको पूरा मेंटेनेंस करके देख के तैयार रखेगा, कह लीजिए कि जैसे ही ठंड का मौसम का शुरुआत होगा, जाड़े का मौसम का शुरुआत जैसे ही होगा, उस वक्त में क्या होगा कि मशीन जो भी होगा इंडस्ट्री में वो फुल्ली ऑपरेटिंग कंडीशन में, ओवर टाइम में भी वो क्या होगा, कंटिन्यू वर्क करते रहे। तो इस प्रकार के मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक। कि मतलब एक टाइम में चल रहा है, दूसरे टाइम में नहीं चल रहा है, तो जिस टाइम में नहीं चल रहा है, जिस टाइम में यूज में नहीं है, उस टाइम आप मेंटेनेंस कर दो। इसी प्रकार से आप हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को भी रिलेट कर पाओगे कि जब बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम में बड़ी बारिश अधिक हो जाता है, तो वाटर का लेवल जो होता है अधिक होता है, तो आप हाइड्रो पावर प्लांट को एक्स्ट्रा यूज कर लो और थर्मल पावर प्लांट को कम यूज़ करो। गर्मी के टाइम में वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, थोड़ा कंपैरेबिलिटी कम हो जाता है, तब आप उस टाइम में थर्मल का ज़्यादा यूज़ कर लो और हाइड्रो का कम यूज़ कर लो। तो जिस टाइम में जिसको कम यूज़ करो उस टाइम उसको मेंटेनेंस भी कर सकते हो आप, तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो आखिर हम मतलब हाँ, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस तो हम क्यों करते हैं, तो देखिए इसका आप करेक्ट आंसर की बात करें ना, तो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी करते हैं, ताकि मान लीजिए एक टाइम में जिस टाइम हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का ज़रूरत है, उस टाइम हमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ना है, उसके पहले ही हम कर लिए, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा है जीरो टाइम, तो देखिए क्लोज आंसर आप कह सकते हैं जीरो डाउन टाइम होगा।
जीरो डाउन टाइम का मतलब होगा कि जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा, वर्किंग पीरियड में रहेगा, तो उस टाइम में इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सी ले लीजिए। हालांकि ऑप्शन बी भी आंसर सही होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों आंसर सही है, लेकिन क्लोज आप कह लीजिए कि ऑप्शन सी है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी, जीरो डाउन टाइम, मतलब बंद नहीं होने का पॉसिबिलिटी जो है कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। कौन सा मेंटेनेंस जो है क्लासिफिकेशन नहीं है मेंटेनेंस का, ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्टिव मेंटेनेंस, फिर ऑप्शन बी है टाइमली मेंटेनेंस, ऑप्शन सी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टाइमली मेंटेनेंस। ये किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, बुकॉल्ज रिले। बुकॉल्ज रिले कहाँ लगा होता है ये आपको पता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी कि बुकॉल्ज रिले कौन से ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, तो ऑयल कूल्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो ऑपरेट होता है किस प्रकार से ऑपरेट होता है, मतलब क्या। तो ऑप्शन ए है ऑयल एक्चुएटेड, ऑप्शन बी करंट एक्चुएटेड, ऑप्शन सी गैस एक्चुएटेड, ऑप्शन सी ऑयल टेम्परेचर एक्चुएटेड रिले। देखिए ये जो बुकॉल्ज रिले होता है ना, ये गैस एक्चुएटेड रिले होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, या पढ़े होंगे बुकॉल्ज रिले का ऑपरेशन, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर वोल्टेज रिले आर मोस्टली यूज्ड फॉर, है ना। अंडर वोल्टेज रिले जो होता है क्यों यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है मोटर प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी है फीडर प्रोटेक्शन। तो इसमें देखिए अंडर वोल्टेज रिले जो होता है ना, मोटर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोटर प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर है, व्हाट टेस्ट इज परफॉर्म टू वेरीफाई दैट द इक्विपमेंट इज रेडी फॉर एनर्जाइजिंग। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए जिस टाइम में कि आपको ये पता चले कि हाँ इक्विपमेंट रेडी है यूज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। अर्थात समझिए इस बात का, ऑप्शन ए मेंटेनेंस टेस्ट, ऑप्शन बी टाइप टेस्ट, ऑप्शन सी कमीशनिंग टेस्ट, और ऑप्शन डी रिलायबिलिटी टेस्ट, है ना। ऑप्शन डी क्या है, रिलायबिलिटी टेस्ट। देखिए इस तीनों में मैं आपको बताऊं कि कमीशनिंग टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। कमीशनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कि मोटर को आपने या कोई भी मशीन है, उस मशीन को आप तैयार कर लिए, उसका हर चीज़ आपका मतलब कंफर्म कह लीजिए कि वो अब ऑपरेट करने के लिए रेडी है, तो उसके पहले क्या होता है कि चेक किया जाता है। जैसे इंसुलेशन वगैरह चेक कर लिया जाएगा, या करंट वगैरह जो होगा, वोल्टेज वगैरह, वो सब मेजर कर लिया जाएगा आपका पहले। उसके बाद ही टेस्ट किया जाएगा। अर्थ टेस्ट है जहाँ पे आप लगाए हैं, वो सब अर्थ टेस्ट वगैरह मेजर कर लिया जाएगा। तो ये सब कमीशन, तो जैसे ही जो इंचार्ज रहेगा वो ये सब टेस्ट परफॉर्म करवाएगा या खुद भी करता है। तो जब उसको सही लगेगा, सब कुछ अकॉर्डिंग टू BIS होगा, तब जाके वो अलाउ करता है कि हाँ ठीक है आप इक्विपमेंट को एनर्जाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कभी भी नया ट्रांसफार्मर जब इंस्टॉल किया जाता है ना, जब इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ पे पहले बाय रूल के हिसाब से बोला जाए तो इसमें आके कमीशनिंग टेस्ट किया जाता है। इसको चेक किया जाता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। मतलब इसमें इंसुलेशन वगैरह चेक कर लिया जाता है, या ऑयल जो है उसका BDV किया जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट जिसको बोलते हो, वो कर लिया जाता है। अर्थ टेस्ट किया जाता है, बाकी और भी जो भी कनेक्शन वगैरह है उसको प्रॉपरली चेक कर लिया जाता है कि ये सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ किस में आएंगे, कमीशनिंग टेस्ट में आते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद का जो लाइन आपका बिछा हुआ है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या फिर ट्रांसमिशन लाइन हो, ये जो कंडक्टरिंग किया हुआ है इसे भी चेक कर लिया जाता है कि ये प्रॉपर किया हुआ है कि नहीं है। प्रॉपर इंसुलेशन जो लगा, इंसुलेटर जो लगा हुआ है वो प्रॉपरली है कि नहीं। पोल का जो डिस्टेंस जिसको कि स्पैन बोलते हो आप, वो बराबर है कि नहीं है, सैगिंग तो ज़्यादा नहीं है, स्पेसर लगा हुआ है या नहीं है, इन सबको वो देख लेता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशनिंग टेस्ट। उसके बाद जाकर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करता है। एनर्जाइज करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सप्लाई दे दिया जाता है, हाई वोल्टेज जो सप्लाई होगा वो दे दिया जाता है, और 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए लोड को डिस्कनेक्ट रहने दिया जाता है, लोड कनेक्ट नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जाइजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कमीशनिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनइवन गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू काउज। अनइवन गैप का मतलब क्या होगा, जो एयर गैप होता है उसकी बात करें। मान लीजिए कि ये रोटर है और ये स्टेटर है, तो इसके बीच में जो एयर गैप होगा वो सभी जगह क्या होगा, ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। अगर ये एक जगह कम, मतलब इस प्रकार से हो जाए, समझिए कि इस प्रकार से हो जाए, तो यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, ये अनइवन अगर हो जाएगा तो देखिए रोटेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से क्या सारा हो सकता है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है हीटिंग द मोटर, ऑप्शन बी अनबैलेंसिंग ऑफ अ मोटर शाफ्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, हीटिंग ऑफ द मोटर और अनबैलेंसिंग ऑफ द मोटर शाफ्ट। तो अनइवन गैप की वजह से हीटिंग भी होगा और अनबैलेंसिंग भी हो जाएगा मोटर शाफ्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिजायरेबल फ्यूचर फॉर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ two alternator is that both should have same resistance, same reactance, high reactance in comparison to resistance, low reactance in comparison to resistance। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लो रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड विथ। जो ओपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में तो किसके साथ करते हैं, मतलब क्या यूज करते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। तो रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, रेटेड ट्रांसफार्मर करंट, डायरेक्ट करंट, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। ठीक है, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। ओपन सर्किट में तो वही करते हैं ना, आपकी जो रेटेड वोल्टेज होता है वो अप्लाई करते हो आप, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द टेस्ट विच इज कंडक्टेड इन ऑल ट्रांसफार्मर, सारे ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए टाइप टेस्ट, ऑप्शन बी रूटीन टेस्ट, नॉइज लेवल टेस्ट और स्पेशल टेस्ट। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट जो है ना हर एक ट्रांसफार्मर पे किया जाता है। आपको बताए होंगे ऑलरेडी, अगर आप याद हो आपको या फिर आप पढ़े होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को कि कब कौन सा टेस्ट कितने सारे ट्रांसफार्मर पे किए जाते हैं या किस पे नहीं किए जाते हैं, सारे चीज़ मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए, 11 kV ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू 1 मिनट 50 हर्ट्ज टेस्ट, है ना। द टेस्ट वोल्टेज विल बी 28 किलो वोल्ट आर एम एस, 11 किलो वोल्ट आर एम एस, 11 किलो वोल्ट पीक, नन ऑफ दी अबव। देखिए ये भी मैंने आपको बताया है, ये 28 किलो वोल्ट आरएमएस हो जाएगा। ये मैंने एक चार्ट आपको एक टेबल बनाकर बताया होगा कि किस वोल्टेज के लिए कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है ना। ये सब मैंने बताया ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो आप आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फंक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है उसका काम क्या रहता है इस चीज़ को? टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग, हालांकि यहाँ लाइटनिंग होना चाहिए, लाइटिंग लिखा हुआ है सर। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। ठीक है, इंसुलेशन एंड कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल यूज्ड इन अ ब्रीदर ऑफ ए ट्रांसफार्मर शुड हैव क्वालिटी ऑफ, है ना। जो केमिकल यूज करते हैं, अर्थात सिलिका जेल की बात किया जा रहा है। केमिकल और कौन सा यूज करेंगे? केमिकल सिर्फ जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सिलिका जेल। ये तो बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। जो ब्रीदर में यूज करते हैं उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए या क्या क्वालिटी होना चाहिए? ऑप्शन ए एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ऑप्शन बी आयोनाइजिंग एयर, क्लीनिजिंग क्लींजिंग कह रहा है, क्लींजिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, नन ऑफ द अबव। तो जो ये सिलिका जेल, इसमें क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? जो भी एयर हो उस एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डू नॉट इंडिकेट दैट द ट्रांसफार्मर विल वर्क सेटिस्फैक्टरली फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि इंडिकेट नहीं करता है कि ट्रांसफार्मर जो है एटलीस्ट 30 साल तक काम करेगा। हालांकि देखिए सारा आंसर यहाँ पे मतलब गलत ही है, आप कह लीजिए, है ना। टेम्परेचर राइज से भी पता नहीं चलेगा कि 30 साल तक काम करेगा या नहीं करेगा। डाइलेक्ट्रिक टेस्ट या लोड करंट ओवर, ये सारे वोल्टेज में कोई ऐसा नहीं है कि उसके आयु को बताएगा कि कितने आयु तक काम करेगा। हालांकि अगर आपको मतलब क्लोज आंसर अगर इसका करना होगा तो आप आंसर इसका ऑप्शन ए करिएगा, टेम्परेचर राइज टेस्ट। ठीक है, बाकी इसका सब भी है वैसा क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सब में से किसी से पता नहीं चलेगा आपको कि ट्रांसफार्मर कितने टाइम तक वर्क करेगा। क्लियर है? चलिए ये था आपका 20th क्वेश्चन नंबर और लास्ट है। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।